आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। तो पूरे भारतवर्ष में हम उस सरकार को वोट देंगे जो हमारी पेंशन लागू करेगा, और जो इस समय वर्तमान सरकार है उसके हमने विरुद्ध कसम खाई है कि अगर उन्होंने 2024 के पहले हमारे पेंशन लागू नहीं की तो हम उनके खिलाफ वोटिंग करेंगे। क्लियर स्थिति हमने स्पष्ट कर दी। वित्तीय बोझ आपको कहाँ पड़ रहा है? वित्तीय बोझ तो आप नेता चार पेंशन ले रहे हैं, हम भागते फिरते हैं। सड़क के लिए मुझे भागना पड़ता है विधायक के पास। आज 9 लाख करोड़ रुपए फंड में जमा है, 9 लाख करोड़ रुपए जो फंड में जमा, जो हमने जहाँ कांग्रेस को वोट दिया हमको पेंशन मिली। भारत सरकार को चेताया गया था कि आप चेत जाएं 2024 से पहले, नहीं तो हम 2024 में आपको बिल्कुल बाइकाट आपको करेंगे, आपको वोट नहीं। लोकसभा चुनाव नजदीक है। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में मौजूद सरकार के लिए कई मुद्दे आने वाले समय में मुसीबत खड़ा कर सकते हैं, और ये मुसीबत है ओपीएस को लेकर। हिमाचल प्रदेश में आपने देखा, जब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आई तो उनकी सरकार आ गई सत्ता में। तो क्या ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर उठने जा रहा है? क्या मौजूदा बीजेपी सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी? क्योंकि ओपीएस को लेकर अभी कुछ दिन पहले जो दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा जन सैलाब उमड़ा था, उसके बाद से सरकार सख्ते में है। उत्तराखंड में भी अलग अलग स्तर पर ओपीएस को लेकर तमाम तरह के आंदोलन हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड निगम महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुसाई हैं, और हम इनसे जानेंगे कि क्या ओपीएस को और तमाम दूसरे मुद्दे को लेकर आगे आने वाले समय में क्या ये लोग करने जा रहे हैं। सर, चुनाव सामने आ रहा है, ओपीएस एक बड़ी लड़ाई होने जा रही है। उत्तराखंड में किस स्तर पर आप इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, ये उत्तराखंड की लड़ाई नहीं है, पूरे भारतवर्ष की लड़ाई है। आप ओपीएस की बात कर रहे हैं, हमारा एनपीएस 95 भी हम लड़ रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में हमारे अशोक राउत जी एनपीएस के अध्यक्ष हैं पूरे भारतवर्ष के, और मिस्टर रजावत जी हमारे प्रदेश केंद्रीय सचिव हैं। इसमें हम पूरे उत्तराखंड से लेकर पूरे भारतवर्ष में आंदोलन कर रहे हैं। हमारी एनपीएस की जो रैली थी, पहले हमने 95 पेंशन की रैली हमने दिल्ली में निकाली, और उसके बाद 1 अक्टूबर को हमने ओपीएस की रैली निकाली, जिसमें राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने पूरा भागीदारी करी। और हमने वहाँ पर शपथ ली कि यदि कर्मचारियों की ओपीएस लागू नहीं होती है तो 2024 जो आने वाले चुनाव हैं उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमने कसम खाई थी उस दिन अपने माँ बाप की, जिसके माँ बाप बचे हुए हैं उनकी, और जो ऊपर चले गए उनकी, अपने बच्चों की। यदि हमारी ओपीएस वापस नहीं करी और 95 पेंशन जो, जिसमें पूरी दुनिया में जो फैक्ट्रियों के लोग हैं, निगमों के लोग हैं, उनकी पेंशन जो हमने मिनिमम पेंशन की मांग करी है 7,500 प्लस डीए, वो नहीं लागू करी, तो पूरे भारतवर्ष में हम उस सरकार को वोट देंगे जो हमारी पेंशन लागू करेगा। और जो इस समय वर्तमान सरकार है उसके हमने विरुद्ध कसम खाई है कि अगर उन्होंने 2024 के पहले हमारे पेंशन लागू नहीं की तो हम उनके खिलाफ वोटिंग करेंगे। क्लियर स्थिति हमने स्पष्ट कर दी। सर, ये कहा जाता है, जो मांग आपकी है केंद्र की सरकार से, हालांकि स्पष्ट तौर पर अभी कुछ सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन जो नेता हैं बीजेपी के, वो हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि एक वित्तीय बोझ आ जाएगा। क्या वित्तीय बोझ एकमात्र कारण है ओपीएस को लागू नहीं करने का? देखिए, बिल्कुल वित्तीय बोझ कितना % है पूरे भारतवर्ष में? वित्तीय बोझ आपने देखा होगा कि एक सरकार केवल हमारा पैसा जो जमा कर रही है, ये केवल उसमें लगा रही है शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट से सरकार अपने आप को चला रही है, खूब पैसा कमा रही है। वित्तीय बोझ कांग्रेस के टाइम पर नहीं था, खूब पेंशन सबको मिली, नौकरियां सबको मिलती थी। आज हम धरने पर यहाँ लोग बैठे हैं, कई बेरोजगार संघ हमारा यहाँ बैठा है। वित्तीय बोझ इससे वित्तीय बोझ आपको कहाँ पड़ रहा है? वित्तीय बोझ तो आप नेता चार पेंशन ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, जिनका आज फ्री सेवा होनी चाहिए थी। जब जाते हैं हाथ जोड़ते हैं सबके पास जा करके कि हमें वोट दे दो, हम आपका काम करें। काम करने कोई नहीं आता, हम भागते फिरते हैं। सड़क के लिए मुझे भागना पड़ता है एक विधायक के पास। एक पुस्ता मेरे यहाँ नहीं लगा है, मैं राजपुर में रहता हूँ, एक पुस्ते के लिए मैं 1 साल से भाग रहा हूँ, आज तक नहीं हुआ है। आप क्या बात कर रहे हैं? वित्तीय बोझ तो इससे नहीं है। वित्तीय बोझ आपको इतना जीएसटी इकट्ठा हो रहा है। मैं बताऊँ, मैं निगम से रिटायर हुआ हूँ, निगम में कितना पैसा है? 9 करोड़ से 10 करोड़ रुपये हम बैठ देते हैं, पूरा टैक्स जाता है, हर यात्री पे टैक्स लगा हुआ है, फिर भी वित्तीय बोझ है। कहाँ से? आपका उस टैक्स का 1% भी आपको ओपीएस को नहीं देना है। और जो हमारा एनएससी 95 है, एनएससी 95 जो निगमों में है, जो फैक्ट्रियों में है, जिनका पैसा कटता है, हमारा पैसा वहाँ जमा है फंड ऑफिस में। आज 9 लाख करोड़ रुपए फंड में जमा है, 9 लाख करोड़
रुपए जो फंड में जमा है, जो बेकार हो गया, लोग मर गए, खप गए, उनको पैसा वहाँ जमा है, वो हमको वापस नहीं मिलना है। हम उसमें चाह रहे हैं कि हमको उसमें पेंशन मिले, हमारा मिनिमम अधिकार हमको मिले। एक और सरकार वृद्धा को 1500 रुपये पेंशन देती है, विधवा को 1500 रुपये पेंशन देती है, बच्चों को लैपटॉप का खर्चा देती है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो आदमी 38 से 39 साल नौकरी करता है, मैं खुद 38 साल नौकरी किया हूँ, 39 साल में रिटायर हुआ हूँ, मुझे 3100 रुपये मात्र पेंशन मिलती है, जबकि मेरा 7 लाख रुपये वहाँ जमा है। तो मुझे इससे क्या फ़ायदा है? अब मिलना वापस नहीं है। तो मेरा ये सरकार से, भारत सरकार से, बल्कि हम तो गजब मानते हैं कि माननीय मोदी जी से हमारे इसकी एनपीएस की 2 दौर की बैठक हो चुकी है, हेमा मालिनी जी के माध्यम से, और श्रम मंत्री से बैठक हो चुकी है, और जितने सांसद हैं उनसे हमारी सबसे व्यक्तिगत बैठक हुई है। सबने कहा कि नहीं, आपका जो 95 पेंशन है, आपको कम से कम 7,500 रुपये मिलना चाहिए, उसमें आपको डीए मिलना चाहिए। डीए भी नहीं मिलता है, वो भी नहीं, पेंशन नहीं। और इसमें कोश्यारी समिति की रिपोर्ट थी 2004 में, कोश्यारी समिति ने रिपोर्ट दी थी कि जो लोग रिटायर होते हैं इनको 3,000 रुपये प्लस दिए जाए। हम आज 7,500 की डिमांड करते हैं। 2004 साल तक महंगाई दर देख लीजिए। तो हमारी ये डिमांड है कि कम से कम उनको 7,500 रुपये प्लस डीए, जिन्हें अधिकार उस बुजुर्ग को दीजिए जो 60-65 साल का हो गया। बहुत से लोग मर गए, वो अपना पैसा छोड़ गए। तो ये हमारी डिमांड है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। आपने कहा कि सरकार अगर मांग नहीं मानती तो आपने कसम खाई है कि इस बार आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे। 5 राज्यों के चुनाव होने, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में। वहाँ अगर ऐसा तो लग नहीं रहा है कि बीजेपी, क्योंकि वहाँ भी चुनाव लड़ रही है और ओपीएस का मुद्दा तो दूसरी तरफ कांग्रेस इंडिया अलायंस उठा रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है। तो इससे क्या ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी नहीं जाएगी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर, इसे छोड़कर चली जाएगी आगे? देखिए, ये बात तो हमने वहाँ कसम खाई थी। इन 5 राज्यों में भी हमारा हम बिल्कुल खिलाफ इनका वोट देंगे, क्योंकि हिमाचल में खिलाफ वोट दिया, हमें पेंशन मिली। पंजाब में खिलाफ वोट दिया, हमें पेंशन मिली। केरला में खिलाफ वोट दिया, हमें पेंशन मिली। छत्तीसगढ़ में खिलाफ वोट दिया, हमने जहाँ जहाँ कांग्रेस को वोट दिया हमको पेंशन मिली। लेकिन बीजेपी सरकार इसको नहीं मान रही है, तो इसलिए ये बीजेपी सरकार समझ लेकिन 5 राज्यों में भी उनके खिलाफ वोट जाएगा। राजस्थान में उनको पेंशन मिल रही है। अब जो भाई कर्मचारी जो 65-40 साल नौकरी करेगा, यहाँ अपनी सेवाएँ देगा, वो अपनी एक पेंशन का अधिकार भी नहीं लेगा, तो हम वोट किसको दें भाई? मरने के टाइम पर हम वोट इनको दे करके हम तो मरकर चले जाएंगे और सरकार बीजेपी की बनेगी। हमको क्या फायदा उस बीजेपी से? ऐसी बीजेपी का हमको कुछ नहीं करना है। अभी जो हमारे 1 तारीख को अक्टूबर में हमारी वहाँ पर हुई थी, कई सांसद हमारे वहाँ पर आए, उन्होंने घोषणा की है, कांग्रेस ने घोषणा की है, समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि हम इसको आपके पेंशन लागू करेंगे, हमारी सरकार आती है। तो इसलिए भारत सरकार को चेताया गया था कि आप चेत जाएँ 2024 से पहले, नहीं तो हम 2024 में आपको बिल्कुल बाइकाट आपका करेंगे, आपको वोट नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे दिनेश गुसाई, जिन्होंने साफ कर दिया है कि केवल उत्तराखंड का मसला नहीं है ओपीएस का मुद्दा, पूरे देश का है। और उन्होंने साफ कर दिया कि हिमाचल में कांग्रेस ने कहा कि ओपीएस दिया जाएगा, वोट मिला, सरकार में वापसी हो गई। केरल में हुई है, पंजाब में हुई है। अगर राजस्थान में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो मिल ही रहा है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में अगर बीजेपी इस मुद्दे को लेकर नहीं आती, ओपीएस लागू नहीं होता, तो वहाँ भी कर्मचारी बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। ये गुस्सा है और आने वाले समय में गुस्सा बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। और उत्तराखंड की सड़कों में भी इसी तरह से ओपीएस के मुद्दे को लेकर कर्मचारी उतरने जा रहे हैं, जो बीजेपी के लिए एक और मुसीबत सामने खड़ी दिखाई दे रही है। क्या नाम है? मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।